हाय, आई एम अनुज सेंगर। आप सभी लोग मुझे मिस्टर 200 के नाम से जानते हो क्योंकि सीजीएल 2016 में मैंने 200 में 200 स्कोर किया था। बड़ी बात है, बट उससे भी बड़ी बात है कि सीजीएल 2017 में भी मैं टॉपर था। और उसके बाद फिर मैंने एग्जाम नहीं दिए क्योंकि बच्चे बोले सर आप एक सीट खराब कर देते हो। अगर मैं 18 का भी एग्जाम देता तो अपने से आगे तो किसी को नहीं निकलने देता। और आज भी एग्जाम दे तो आज भी वही चीज है। और आज छोड़ो, अगर आज से 10 साल बाद भी अगर एसएससी परमिट कर दे कि हाँ चलो आप एग्जाम दे सकते हो, तो मैं खुद से आगे तो नहीं निकलने दूंगा किसी को। अब ये कॉन्फिडेंस, ये स्कोर कार्ड, ये सब चीजें कैसे आई, कैसे मैं टॉपर बना, लोग कैसे टॉपर बनते हैं, कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है, कितनी मेहनत करता है, किस तरीके से काम करता है जिससे वो एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनता है। आप कैसे टॉपर बनोगे, इन्हीं सब कुछ पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए भाई, तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और उस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले बात की जाएगी बुक्स की। बुक्स, मैंने कौन सी किताबें लगाई थी। अब मेरा टाइम 2016 का था, 2016 2017, आज चल रहे 2020, आप सीजीएल 2019 की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बुक्स थोड़ा सा स्टडी मटेरियल अपडेट होएगा। तो मैंने कौन सी लगाई थी बुक्स, उनकी भी बात करूंगा, प्लस आपको कौन सी लगानी चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। टीचर किससे हमने पढ़ा था, है ना, टीचर का गाइडेंस का रोल क्या होता है, इन सभी पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार लगाओ इसके ऊपर, कंटेंट, कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि जो आपके एग्जाम में नहीं भी आ रहा है आप वहां पर भी पहुंच जा रहे हो, है ना। किस तरीके से हमको कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से हमें रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, इन सब चीजों पर भी बात करेंगे। मॉक टेस्ट, अपनी तैयारी, कहते हैं ना आईना, हमारे लिए मॉक टेस्ट जो होता है ना, आईने का काम करता है। ये मॉक टेस्ट हमें रियलाइज कराता है कि हम कहां पर हैं और हमें कहां पर जाना है। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन के बारे में तो सब लोग बोलते हैं आपसे कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रियल में है भी, बट उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो आपने मॉक टेस्ट लगाया हुआ, उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस, है ना। मॉक टेस्ट लगाना सिर्फ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना नहीं होता कि और अपने नंबर कैलकुलेट करना कि हमारे इतने नंबर आए, नहीं। उसके बाद उस मॉक टेस्ट की पूरी एनालिसिस, उस एनालिसिस को करने में आपको अपने वीक पॉइंट्स पता लगेंगे, उन वीक पॉइंट्स पर आप वर्क करो। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे मैंने किया था और आपको कैसे करना चाहिए। ओके, ये दो मेरे पर्सनल पॉइंट है, ये आपके अंदर होना जरूरी है, मस्ट है, बिना इनके तो रास्ता नहीं निकलेगा। सबसे पहली चीज रेगुलरिटी। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने एक वीडियो बनाई, आपको बताया, आपके अंदर एक जोश आया, आपने 4 दिन एकदम तबाही मचा के रख दी, भयंकर पढ़ाई करी, उसके बाद डाउन हो गए। ये नहीं करना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है। शुरू कर रहे हो तो बस कंटिन्यू, ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिद। इसकी इंग्लिश नहीं आई मुझे, तो मैंने अपने ही टर्म्स में लिख दिया क्योंकि मुझे आपको समझाने कि आपके अंदर क्या चीज जरूर होनी चाहिए। जिद्दीपन होना चाहिए यार, कि नहीं यार मुझे करना है, अनुज सेंगर कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा, करना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब जिद्दी बन जाओगे तो यार हर कोई आपके सामने झुकेगा, है ना। तो ये दोनों मेरे पर्सनल पॉइंट है और ये दोनों आपके अंदर होना मस्ट है। कुछ और बातें देखते हैं इन्हीं के साथ में। तो हां, एक सबसे बड़ी चीज कि जब हम सीजीएल की एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक हमेशा ध्यान रखो कि जब भी किसी के अगेंस्ट आप जा रहे हो या किसी से फाइट करने जा रहे हो, सामने वाले की चीजें पता होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभी क्या है कि आप सीजीएल से फाइट करने जा रहे हो, सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, तो सीजीएल का पूरा अप्स एंड डाउन सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये मैंने कुछ ओवरव्यू निकाला हुआ है हर एक टॉपिक का कि सीजीएल में कौन कौन सा टॉपिक आपको मिलेगा, सीजीएल मेंस में उसका रोल कितना रहेगा, क्योंकि रोल भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है ना वहां पे, कि हमें किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है ना। तो हर एक चीज को ध्यान रखना। तो जो नंबर सिस्टम टॉपिक है आपका, संख्या पद्धति, इससे एवरेज पैटर्न पे लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपसे मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 10% अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी कभार हो सकता है शायद आपसे 5 क्वेश्चन पूछ के काम चला ले, या कभी कभार हो सकता है आपसे 9 या 10 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन रहेगा इसी एवरेज। ऐसा नहीं होगा कि आपसे 6 और 8 क्वेश्चन उन्होंने नंबर सिस्टम को बोला है तो आपसे 1 क्वेश्चन पूछ के काम हटा दे, रहेगा इनके आसपास से, ठीक है। तो ये हर एक का वेटेज रहा कि परसेंटेज से वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और सीआईएसआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएंगे। रेशियो प्रपोर्शन आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप रेशियो प्रपोर्शन का ही एक पार्ट है, तो इसको आप चाहे तो रेशियो प्रपोर्शन में कंडक्ट करके आप कह सकते हो कि रेशियो से 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है, या फिर इन अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
इसके अगर डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बट अगर इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए नंबर सिस्टम का, जैसे परसेंटेज का, आपको भी पता है कि भाई मिक्सचर में भी परसेंटेज इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उस सवाल को आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो, उस सवाल को आप मिक्सचर एलिगेशन में भी डाल सकते हो। तो अगर डायरेक्ट तरीके से देखें तो मिक्सचर एलिगेशन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बट अगर इनडायरेक्ट वे पे जाएं तो मिक्सचर एलिगेशन में बड़ा रोल प्ले करता है और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एज आउटडेटेड टॉपिक हो चुका है ना, एवरेज अच्छा टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो इन टॉपिक्स का ये रोल रहा, बाकी के और टॉपिक्स भी देख लेते हैं उनका रोल क्या रहेगा। तो टाइम एंड वर्क 3 से 4 क्वेश्चन आता है, पाइप सिस्टम 1 से 2, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस 3 से 4 क्वेश्चन, ट्रेन के 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन बोट एंड स्टीम का। और बोट एंड स्टीम को हम लोग एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं यहां पर, रेस पर। बोट एंड स्टीम से पूछ लेगा या फिर रेस से पूछ देगा, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन उठेगा। एलसीएम एचसीएफ ये बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कौन है? ज्योमेट्री। 100 क्वेश्चन के पेपर में 11 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री के बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री के टक्कर का, आपको भी पता है कि एडवांस सेक्शन में टॉपिक कम है, 4-5 टॉपिक है, लेकिन इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है ना। पर जो अर्थमेटिक रहता है उसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है लेकिन वेटेज कम रहता है। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, एल्जेब्रा के 7 से 8 क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट डीआई। डीआई पहले जो होता था सिंपल आ रहा, लेकिन आजकल जो डीआई आ रहा है वो कैलकुलेटिव आ रहा है, ये चीज बेटा ध्यान रखना। डीआई जो है वो कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा आ रहा है, तो डीआई कैलकुलेशन पे फोकस करना रहेगा। तो टॉपिक्स का तो हमने समझ लिया। इसके बाद में एक हमारे दिमाग में आता है, लड़के लोग क्या करते हैं, बात सभी लोग, ट्रेन से एक क्वेश्चन आना है, इसका हल्का हल्का सरल सरल सा क्वेश्चन देख ले, क्यों हल्का, इसे एक क्वेश्चन आना है, अच्छा। फिर पाइप सिस्टम बोले 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, सरल सरल क्वेश्चन देख लेंगे। सर ज्योमेट्री से 14-15 आ रही, ज्योमेट्री के टफ टफ क्वेश्चन पढ़ाओ, इसके टफ पढ़ाओ। ये चीज आपका जो अप्रोच है वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, इसको आप आज सही कीजिए, ठीक है। जो पेपर बनाया जाता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है और डिफिकल्टी लेवल अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ये नहीं कहता है कि नहीं हमको टफ क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री से ही रखना है, उनका एक परसेंटेज रहता है कि हमें एक पेपर में इतना क्वेश्चन टफ रखना है बस। अब वो टफ क्वेश्चन किस टॉपिक से हो सकता है ये अनसर्टेन होता है, ये डिसाइडेड नहीं होता है। हो सकता है शायद ज्योमेट्री का एक भी टफ क्वेश्चन है, अब क्या वहां पे रूट के बैठ जाओगे, बोले नहीं हम तो ज्योमेट्री टफ पढ़ के आए थे, हैं अब आपने ज्योमेट्री टफ क्वेश्चन पूछे नहीं है। तो अगर मैं परसेंटेज की एक बार बात करूं तो ये रहा आपके पेपर का परसेंटेज। ये आपका 100 नंबर का जैसे अगर पेपर मान लिया जाए, ये आपका 100 नंबर का पेपर है, तो इसमें लगभग 25% क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल तरीके से होते हैं, जिन्हें अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप वर्बली सॉल्व कर जाओगे, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, हर पेपर मिलेगा, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लो। फिर आता है मॉडरेट लेवल। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, हल्का सा पेन चलाना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि चुटकियों में सवाल लग जाएगा, भाई ऐसा पेपर में नहीं होता है। अगर पेपर में अगर चुटकी बजाने सवाल लग जाए ना तो लड़का सवाल लगाना बंद करके चुटकियां बजाना सीख ले, सिलेक्शन ले जाएगा और 200 में 200 दूसरा खड़ा हो जाएगा, है ना। तो 25% जो क्वेश्चन है वो सिंपल लेवल के रहते हैं, लगभग 50% क्वेश्चन, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन मॉडरेट जाते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके अच्छा, उसके बाद में फिर आते हैं ये पार्ट, मॉडरेट से डिफिकल्ट। मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच का जो सेक्शन होता है, जो लगाने में आपको टाइम लगता है, कैलकुलेशन लगती है ना, और कभी कभार लगता है यार ये लग भी नहीं रहा है, टफ लग रहा है, तो ऐसे लगभग 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट पार्ट ये आता है डिफिकल्ट, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो बेटा, हर क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर फोकस कर रहे हैं, सर डिफिकल्ट पढ़ाओ, डिफिकल्ट पढ़ाओ। अरे मेरे भाई ये 10%, पहले ये 90 कवर कर जाओ, जैसे ये 90 करोगे, अब ये 90 कवर कैसे करोगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही कवर होंगे ना। तो जब ये 90 कवर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहां तक भी अप्रोच पहुंच जाएगा, फिर उस पर फोकस करो। ये गलती आप कर रहे हो कि आप यहां पर फोकस कर रहे हो और इन सबको छोड़ रहे हो। तो 2-3 चीजें अपनी बिल्कुल सही करो। पहली चीज, सिर्फ इसके पीछे भागना बंद करो। मैं आपसे कहूंगा पहले इन सबको कवर करो, जब ये सब कवर हो जाएंगे यहां पर काफी अप्रोच आपका पहुंच चुका होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एक चीज ये हटाओ कि इस टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है जिस टॉपिक को आप सोच रहे हो इससे इजी आ जाएगा, हो सकता है उससे टफ आ जाए। एलसीएम एचसीएफ जरा सा टॉपिक है, आपको भी पता है अगर एलसीएम एचसीएफ से टफ सवाल आ जाए तो ऐसा आ जाएगा पसीने निकाल सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल हटा दो कि इस टॉपिक से टफ सवाल आते हैं, इस टॉपिक से इजी सवाल आते हैं। ओके
बात कर रहे थे हम लोग अब स्ट्रैटेजी की। तो बुक्स मैंने कौन कौन सी लगाई, तो वो चीज आपको बता रहा हूं। 2015 मैंने तैयारी शुरू किया था, उस टाइम पे एक ही बुक सबसे ज्यादा फेमस थी। कोई अगर हो आपके घर में बड़ा भाई तो पूछना कि कौन सी किताब सबसे ज्यादा फेमस थी। आर.एस. अग्रवाल। सब किसी के पास, जो भी आपको 2014-15 टाइम का प्रिपरेशन वाला बंदा मिलेगा, सबके पास ये बुक मिल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल लगाई। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल अप करने का मन किया, तो फिर आर.एस. अग्रवाल के बाद फिर मैंने दूसरी किताब लगाई थी सुमित्रा, क्योंकि सुमित्रा पब्लिकेशन की जो किताब आती है महेश मिश्र जी की, उस किताब में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी अच्छा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी अच्छा है। उस टाइम के लिए काफी अच्छी किताब थी। तो ये दोनों बुक जो है ये मैंने पैटर्न से लगाई थी, टॉपिक उठाया, पूरे तरीके से सवाल लगाए, नोट्स बनाए, सब कुछ किया था। उसके बाद जब ये दो किताबें लगा ली, अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर ये नहीं कि मैंने बुक्स लगाना बंद कर दो, किताबें फिर भी चलती थी, बट फिर उनका नाम ध्यान नहीं रखा यार, क्योंकि जब अपन कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे होते ना, तो वो चीजें दिमाग में सेट हो, जहां से आप सीखते हो। बाकी तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए था, तो फिर कहीं से भी कोई भी किताब मिल जाए, मुझे तो बस प्रैक्टिस से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है, तो फिर किताबें बहुत सी लगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग मैंने इन दो से किया था। आप भी क्या कर सकते हो आज के टाइम पे, अब तो देखो लास्ट टाइम चल रहा है ना, एग्जाम आने वाला है, तो अगर आप चाहो तो आप यहां पर सुमित्रा पब्लिकेशन यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको रेलेवेंट कंटेंट भी मिलेगा और आपको यह भी पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसी अप्रोचेज रखनी है। भाई काफी चीजें बदल चुकी ना, तो आप यहां पर फोकस करो, इसको लगाओ और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज ध्यान रखना यार। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी, कई लोगों ने आपको बताया भी होगा, बचपन में बहुत सुना होगा, कि एक रस्सी के आने जाने से अगर पत्थर पे निशान बन सकते हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया? प्रैक्टिस का ही तो है ना, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस वही सब चीजें कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर चीजें आएंगी। बात करते हैं टीचर्स के बारे में, है ना। तो मेरे टाइम पे यार क्या था कि उतना सब चीजें अवेलेबल नहीं था। आपके टाइम पे अभी बहुत सी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, उस टाइम पे इतना यूट्यूब वगैरह टीचर्स नहीं थे, और कोचिंग वगैरह भी मैं नहीं कर पाया था, ये चीज आप सबको पता है। बट हाँ, एक टीचर का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने किसी कोचिंग में पढ़ाई नहीं करी थी, ये चीज करेक्ट है, बट टीचर मेरे पास भी थे। मैं जिस हॉस्टल में रहता था, जिस घर में रहता था, उस घर में जो भी सीनियर लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया। मैं आज भी बोलता हूं और सब जगह पे बोलता हूं कि जो कुछ भी सिखाया गया उसमें बहुत बड़ा रोल उन लोग का है। उन्होंने हर तरीके से गाइड किया, बोला अनुज ये करो वो करो। ओवरऑल टीचर का गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टीचर भी जेन्युइन होना चाहिए। आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। तो टीचर वो देखना जिसे मतलब हो आपके रिजल्ट से, जिसे फर्क पड़ता हो आपके रिजल्ट से। जेन्युइन टीचर की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करके क्रैक करने का कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है क्रैक नहीं होएगा, क्रैक होएगा, लेकिन टाइम लग सकता है, बजाय उसके कि अगर एक जेन्युइन टीचर आपको प्रॉपरली गाइड कर जाए। अगर सेल्फ स्टडी करके आप कोई काम 6 महीने में कर सकते हो, तो एक जेन्युइन गाइडेंस के अंडर आप वो काम 2 महीने में और उससे कई गुना बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि टीचर के सिलेक्शन में एक जेन्युइन टीचर का सिलेक्शन जरूर ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट, है ना। अब देखिए, इतना प्रैक्टिस हम लोग जब कर चुके होंगे तो हमें यह तो पता लग जाएगा कि हमारा एग्जाम किस चीज का है, हमारी फाइट किससे है। तो जो भी चीज का एग्जाम हम देने जा रहे हैं, हमें उसके रेलेवेंट कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, जो उस एग्जाम में आया है, आने वाला है या आ सकता है। प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल की, कैट फैट आईआईटी लगाने से कोई मतलब निकलेगा? मैथमेटिक्स तो यार समंदर है, तो क्या पूरा समंदर सीखेंगे क्या? आपको सीखना है एसएससी सीजीएल। जितना एसएससी सीजीएल में आया है या आ चुका है उतना सीख लो। जब वो सीख जाओ, बोले नहीं सर और अप टू द लेवल जाना है, 10 12 15% एक्स्ट्रा सीख लो। अब ये थोड़ी ना मतलब बोले सर वो तो प्रैक्टिस कर गए, अब हमें आईआईटी की एमएल खन्ना खत्म करनी है। ये कोई तरीका नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में जाओ। तो कंटेंट जब इतना हम कर चुके हैं, तो जो भी कंटेंट रखना है, तो सबसे पहली चीज प्रीवियस ईयर पेपर। दूसरी चीज है, हम लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं। सब बच्चे बोलते हैं सर मॉक टेस्ट जो हम लगाते हैं वो इररिलेवेंट क्वेश्चन दे देता है। अब मैं तो उन्हें बोलने नहीं गया ना कि ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ये उन्होंने बोला। कैसे पता लगा? आप भी बोलते हो ना कि सर उस वाली किताब में बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन है, किसी भी एक्स किताब में, ठीक है। कैसे पता लगा कि इररिलेवेंट क्वेश्चन है? ये प्रैक्टिस से ही तो पता लगा। आपको पता है ना सीजीएल में इस लेवल का आता है, जिस लेवल का आता है उससे 10 12 15% 20% ऊपर पहुंच गया तब तक तो चलेगा, बट अगर पता लग रहा है उससे 100% आगे, तो वो आपके मतलब का
नहीं है। तो जब भी फोकस करना, जब भी प्रैक्टिस करना, तो रिलेवेंट कंटेंट पे करना। इन केस अगर इरेलेवेंट कंटेंट आता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका स्किप करो, आगे बढ़ो, सिंपल, करेक्ट है। इसके बाद में मॉक टेस्ट। जब मैंने तैयारी किया हुआ था यार, तो उस टाइम पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट चलता ही नहीं था, है ना। 2016 में ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो मैं जो तैयारी करता था वो ऑफलाइन करता था, ठीक है। और मॉक टेस्ट 2 टाइम के उस टाइम पे चलते थे, एक तो चलता था प्रीवियस ईयर पेपर और एक चलता था प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता था, जो बुक्स वगैरह आती थी तो उनमें एरर वगैरह बहुत आता है। एरर वगैरह आ रहा है तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है, जो स्पीड है, एक्यूरेसी, सब गड़बड़ होगी। तो मैं उस टाइम पे एक स्पार्क पब्लिकेशन चलता था, उस टाइम पे मैं स्पार्क पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट यूज करता था, क्योंकि उनमें एरर बहुत कम मिलता था, है ना, और बढ़िया वो सजा के लिखते भी थे, अच्छा लगता था। अब क्या है, अब आपका पैटर्न चल रहा है ऑनलाइन, अब ऑफलाइन नहीं चल रहा है, अब चल रहा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इतना प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दे लो। नाम अगर मैं बताऊं तो वो कोई इंपॉर्टेंस चीज नहीं होगी। मॉक टेस्ट हमने क्या बताया, आईना है आपके लिए। ये वो जज करता है कि आप अभी कहां तक पहुंचे। ये मॉक टेस्ट आपको ये फील कराएगा कि पूरी मैथमेटिक्स में कितना सेक्शन आप कवर कर चुके हो, कितना अभी आपको कवर और करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट आपने दिया, 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में आपसे 70 क्वेश्चन आराम से लग गए, मतलब इन 70 के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे रहे जहां के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सोचना पड़ा, बोले ऐसे से ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा याद करना पड़ा। दैट मींस वो 20 जो कॉन्सेप्ट वो अभी आपके हल्के से वीक है, उन पर काम करना जरूरी है। और 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो आपके पल्ले ही नहीं पड़े, इसका मतलब वो आपने तैयारी नहीं करे, उन्हें अभी तैयार करना है। तो ये मॉक टेस्ट क्या है, ये एक आईना है, ये खुद की एनालिसिस, बोलते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन, ये वो चीज है। तो मॉक टेस्ट के लिए खुद से लॉयल रहो, बेस्ट इनपुट देगा। और वही चीज एनालिसिस कहलाता है कि जब हमने एक पेपर दिया, मॉक टेस्ट दिया, तो उस मॉक टेस्ट की पूरी एनालिसिस करो कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, वो गलती अपनी तुरंत नोट करो कि यार इस वजह से हमारा एक वाले पेपर में ये गलत हुआ था, ये गलती हमें नहीं दोहरानी। देखो भाई, इंसान हो, गलतियां करोगे, ये नेचर में है। लेकिन कहा जाता है ना, एक बार अगर गलती करे इंसान हो, 2 बार गलती करे इंसान हो, अगर 4 बार 10 बार गलती करते ही रह रहे हो, फिर इंसान नहीं हो, फिर गधे हो आप, सीधी बात है ना। तो मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है, जैसे अगर आपने कोई सवाल आपसे गलत हुआ, आपने गलती लिख ली, बोले ये गलती हुई हमसे, अब वो गलती दोहरानी नहीं है। 1-2 बार हो जाती है, चलो ठीक है, पनिश कर सकते हो, बट कर सकते हो। लेकिन अगर वो गलती बार बार हो रही है, यहां पे आपका फॉल्ट है और आपको ये फॉल्ट दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉल्ट आपकी सक्सेस में रोड़ा बनेगा। तो मॉक टेस्ट पे हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है ना। जो नहीं है उनको हम लोग रिवाइज कर जाएंगे। दूसरा, कौन कौन सी गलतियां हम कर सकते हैं वो भी हम लोग सही कर सकते हैं। तीसरी चीज, हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, 2 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। तो आप पूरा तरीके से आप टाइम का मैनेजमेंट भी कर सकते हो कि भाई जिस तरीके से यहां पे पेपर सॉल्व करना है, उसी तरीके से हमें मेन एग्जाम में भी पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और इन सभी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी रैंकिंग पता कर सकते हो। कहते हैं ना कूप मंडू, अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो आपने पेपर दिया, ओहो 170 नंबर आए, मुझे बहुत आता है, ऐसी फीलिंग आती है। बट मॉक टेस्ट जब आप ऑनलाइन दे रहे हो और वहां पे जब रैंकिंग आएगी ना, तो भाई आपके 170 आए, ठीक है, आपसे आगे कितने हैं ये भी पता लगता है। और वहां से हमें जज करना है कि यार हमसे आगे तो अभी 4000 लड़का है, हमें अभी इन सबको पीछे करना है, समझ में है ना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। तो मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी टॉपर होगा, आप किसी से भी पूछना, वो ये कहेगा सबसे ज्यादा फोकस यहां पर करो, सबसे ज्यादा फोकस यहां पर करो। रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें नहीं जो मैंने अपनी स्टडी में किया हुआ था। इसके बाद में ये आपको बता दी कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो प्लीज मेरे भाई, डिफिकल्ट वगैरह क्वेश्चन से ज्यादा मत परेशान हो, फोकस किया करो। हर एक चीज, हर एक पेपर में सब कुछ चीजें एक एवरेज तरीके से दी जाती है ना। तो इन सभी चीजों को लेकर इतना परेशान नहीं हो, नॉर्मली अपनी पढ़ाई करो, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ गए ना। इतना बड़ी चीज नहीं जितना आपने हुआ बना के रखा है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने भी जो काम किया था इतना बड़ा सब कुछ नहीं था, बट हाँ प्लानिंग थी, है ना, मेहनत थी। बस उस पर फोकस करो ना यार, बिना मतलब की बातों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। अब इसके बाद में आखिरी में एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा है, नेक्स्ट मिस्टर 200 कौन बनेगा?
आप लोग बनोगे या फिर मुझे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और अब तो ये मिस्टर 200 नहीं यार, 2016 के टाइम पे रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर एक ही चीज होता था। उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन वर्ड ही नहीं था। तो ये जो 200 नंबर था ना, ये रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर सब कुछ आप एक ही बोल सकते हो। 17 से नॉर्मलाइज आ चुका है। तो अब मैं इसकी बात तो नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं 200 में 200 रॉ स्कोर की। तो अगर नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, तो वो तो शायद मिस्टर 250 बनाएगा ना, मिस्टर 250। तो मुझे मिस्टर 200 का नहीं, मिस्टर 250 का वेट है। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं इस चैनल पे, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मेंस के क्वेश्चंस की, अप्रोचेस सिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ क्वेश्चन के साथ में हमको डील करना है, कैसे क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। स्किपिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मेरे मेथड्स थे, क्योंकि एक तरीका होता है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखना और एक पैटर्न होता है मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करना। तो कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा प्लस पेपर को सॉल्व करने के तरीके भी सिखाऊंगा और पूरी उम्मीद करूंगा कि इस बार मुझे कुछ नहीं तो कम से कम कुछ चेहरे तो इस नाम के जरूर मिले। ठीक है, बहुत वेट कर रहा हूं यार, जल्दी मिलेंगे आपसे।